भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। बीजेपी वाले अपने घर में बसाएंगे क्या इनको? इनके अपने घर में रखेंगे क्या इनको? बीजेपी वाले देंगे क्या इनको रोजगार? कौन देगा इनको रोजगार? नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। सीएए के मेल्ट डाउन के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि सीएए को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो आज का लेटेस्ट ये है कि आज हमारे केजरीवाल जी ने भी सीएए के बारे में वक्तव्य दिया, लेकिन लोग जो हैं उनके सीएए के वक्तव्य को पता नहीं क्यों अमानतुल्लाह खां से रिलेट कर रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। केजरीवाल जी ने वक्तव्य में बोला कि भाई ये जो सीएए है ये साजिश है भारतीय जनता पार्टी की कि वो जो है 3 देश जो अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान है, वहाँ से माइनॉरिटीज़ उनकी जो है उनको यहाँ लाकर बसाना चाहते हैं। 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज़ वहाँ पर हैं और उन 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज़ को यहाँ लाकर बसाना चाहते हैं और वो ले जाकर उनको अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग जगहों पर बसाएंगे, जिससे कि जहाँ जहाँ उनके वोट कम हैं वहाँ वहाँ उनके वोट पर्याप्त हो जाएं। जी, ये उनका ऑफिशियल वक्तव्य है, 2.5 से 3 करोड़। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस समय जो टोटल एप्लीकेशन सीएए के अंतर्गत या जो लोग टोटल एलिजिबल हैं, कल हमने इसके ऊपर एक पूरा एपिसोड किया था जय आहूजा के साथ, और टोटल जो पेंडिंग एप्लीकेशन है वो 36,000 हैं वैसे। और आपको यदि ध्यान ना हो तो आपको ध्यान दिला दें कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस नेहरू जी के समय आरंभ हुआ था और नेहरू जी के समय भी जो लियाकत नेहरू पैक्ट बना था उसमें ये कहा गया था कि जो लोग भी यहाँ आ जाते हैं, और वो ओपन एंडेड था, उसमें कोई ऐसा समय सीमा नहीं थी कि इस समय से पहले आ जाते हैं या इस समय से बाद आ जाते हैं। वो ओपन एंडेड उसमें था कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ आ जाता है और वापस नहीं जाना चाहता है तो उसकी जो संपत्ति है अपने पुराने देश में वो सुरक्षित रखी जाएगी, जिससे कि वो अपनी संपत्ति को बेच के और यहाँ पर परमानेंटली रह सके। तो ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, एक एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ में, जो कि उसकी सक्सेसर स्टेट बांग्लादेश के साथ में भी लागू है और पाकिस्तान के साथ में तो लागू है ही। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साथ में एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसका नाम है लियाकत नेहरू पैक्ट। वो इसी प्रकार से है जैसे कि आपके इंडस वाटर्स ट्रीटी, ये उसी स्टेटस पे और उसी के बराबरी पे है। तो जो काम नेहरू जी ने आरंभ किया था वो उन्होंने अधूरा छोड़ दिया, क्योंकि जब उन्होंने ये ओपन एंडेड ये प्रॉमिस कर दी कि भाई कोई भी माइनॉरिटीज़ जो हैं वो दूसरे देश से आते हैं, उनको यहाँ पर रहने का पूरा अधिकार है यदि वो रहना चाहें और वापस ना जाएं यदि चाहें तो माइनॉरिटीज़ के बारे में था, मेजॉरिटीज़ के बारे में नहीं था। उस समय भी माइनॉरिटी मेजॉरिटी का अंतर किया गया नेहरू जी के समय। तो आगे का जो कार्यक्रम लिखना था उसमें सिटीजनशिप एक्ट में ऐसे लोगों के लिए सिटीजनशिप देने का जो प्रावधान करना था, वो जब 1955 में सिटीजनशिप एक्ट आया तो वो नहीं किया गया। तो नेहरू जी का जो काम अधूरा छूटा था उसके बारे में 2003 में एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष प्रणब मुखर्जी थे, जिसमें कपिल सिब्बल और लालू प्रसाद यादव सदस्य थे। और उन्होंने ये कहा कि माइनॉरिटीज़ के साथ में बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान तीनों में बहुत अधिक अत्याचार हो रहे हैं, तो ऐसे लोग जो यहाँ आते हैं तो उनको हमें नागरिकता देनी चाहिए। उसके अनुसार फॉरेनर्स एक्ट में अमेंडमेंट किया गया और उसमें एनआरसी का प्रोविज़न भी लाया गया। तो एनआरसी का प्रोविज़न जो है वो यूपीए के समय से है भाई साहब, ये ध्यान रखें। और वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है कि कोई नया लाना पड़ेगा, उसको केवल एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो जो लोग भी सीएए से परेशान हो रहे हैं वो ध्यान रखें कि एनआरसी जो है वो इसका नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप तो है ही, ये पहले से ही हमारे कानूनों में पड़ा हुआ है।
जिनको ध्यान ना हो वो वापस सिटीजनशिप एक्ट तो देख ही रहे हैं सब लोग, उसके अतिरिक्त जो फॉरेनर्स एक्ट है उसको भी देख लें। अब लोगों ने जो बताया वो ये बताया कि भाई कुछ दिनों पहले रोहिंग्याओं को लेकर अमानतुल्लाह खां जो इनका ख़ास आदमी है और जिसकी की प्री अरेस्ट बेल या जिसको एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं वो रिजेक्ट हो गई है। वो व्यक्ति जो है वो वहाँ जब रोहिंग्या उनको लेके आया था और उनको इसके घर के सामने 10-10 हज़ार रुपये दिए थे और रोहिंग्याओं का अलग अलग स्थान पर बसाया था। अब रोहिंग्याओं के लिए कोई भी सिटीजनशिप का कोई भी प्रावधान भारत सरकार ने किया नहीं है। रोहिंग्याओं ने, आपको ध्यान हो कि बर्मा में हिंदुओं का नरसंहार किया था, तो ये जो है एक बहुत बड़ी नरसंहार की क्राइम से भी एसोसिएटेड है। ऐसे लोगों को केजरीवाल जी जो है वो दिल्ली में बसाते हैं, उनको पैसे देते हैं और उनको किसी भी प्रकार की कार्रवाई से प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन जो वास्तव में प्रताड़ित होकर आए हैं ये रोहिंग्या, वहाँ से क्यों भागे? रोहिंग्या जो हैं भारत में क्यों आए? क्योंकि एक पूरा का पूरा नेक्सस है जो भारत को बनाना चाहता है इस्लामी राष्ट्र, और उस इस्लामी राष्ट्र बनाने की जो उनकी जो शुभेच्छा है उसमें उन्होंने पता नहीं कितने सारे जो एक असेसमेंट किया गया था कि लगभग 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशी भारत में रहते हैं और उन 2 करोड़ अवैध बांग्लादेशियों को इलीगल रूप से भारतीय सिटीजन बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? उनको फर्जी आधार कार्ड दे दिए जाते हैं, उनको फर्जी राशन कार्ड दे दिए जाते हैं, उनको जो इलेक्शन रोल्स हैं उसमें फर्जी रूप से डाल दिया जाता है। और ये काम विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में होता रहा है। कब से होता रहा है? जब से मार्क्सिस्ट सरकारें वहाँ थीं, और मार्क्सिस्ट सरकारों ने और हमारी ममता दीदी की सरकार ने दोनों ने हिंदुओं के साथ में जो बांग्लादेशी माइनॉरिटीज़ हैं, विशेषकर जो हिंदू हैं, उनके साथ में सदैव भेदभाव किया। यहाँ तक कि मार्क्सिस्ट सरकार ने तो लगभग 10,000 दलितों को मारिच झापी नामक स्थान पर 1978 में या उसी के आसपास उनको मार दिया था। ये इतना बड़ा एक नरसंहार किया था जो हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने कभी किसी के सामने नहीं आने दिया। ये तो अब जाकर ये भेद खुला है कि मारिच झापी में कितना बड़ा मैसकर हुआ था। अमानतुल्लाह के साथ जो समस्या आ गई है वो अब केजरीवाल के साथ भी आएगी। अमानतुल्लाह को पीएमएलए में ईडी ने समन किया और अमानतुल्लाह बार बार, जिस तरह से केजरीवाल बार बार उनके समन जो है वो अवॉइड कर रहे हैं, रिफ्यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह से अमानतुल्लाह भी उनके इसी प्रकार से समन जो है वो अवॉइड करते रहे, रिफ्यूज़ करते रहे, गए नहीं। और अब जो है वो अरेस्ट करने जा रहा है उनको ईडी, तब वो गए एंटीसिपेटरी बेल लेके, और एंटीसिपेटरी बेल में सीधे सीधे कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व कर दिया कि ये जो इनका एक्शन है बार बार इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने से मना करना, ये इनको डिसएंटाइटल करता है किसी भी प्रकार के एंटीसिपेटरी बेल से। और जो सेक्शन 45 पीएमएलए में जो बार है वो यहाँ पर लागू होगी। अब इसी को केजरीवाल के संदर्भ में भी देख लीजिए, और केजरीवाल सीएए के बारे में इस प्रकार से भावनाएं भड़का रहे हैं, उसको भी इसी संदर्भ में देख लीजिए, क्योंकि केजरीवाल जो है वो डेस्परेट हो चुके हैं। उनको पता है कि पीएमएलए में उनका जेल जाना बिल्कुल तय हो गया है, और पीएमएलए में उनको किसी तरह की प्री अरेस्ट बेल भी नहीं मिलनी है। आखिरकार वो कब तक इस समन से बचेंगे? जब भी उनको ईडी चाहे गिरफ्तार कर सकती है। 16 तारीख को उनकी हियरिंग है, उस 16 तारीख को हियरिंग के बाद में आप ये देखिएगा कि जिस दिन भी ईडी चाहेगी उनको अरेस्ट कर सकती है। वो बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है, और वो कोर्ट से वारंट अप्लाई करके कोर्ट से वारंट लेके भी केजरीवाल को अरेस्ट कर सकती है। दोनों ही स्थितियों में केजरीवाल भारी संकट में है।
इसलिए उनके लिए इस समय सीएए के बारे में बात करके भावनाएं भड़काना जो है वो एक बड़ा ही कन्वीनियंट मामला बन गया है। क्योंकि वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि देखिए मैंने सीएए के विरुद्ध बोला इसलिए इन्होंने मुझको अरेस्ट कर लिया। आप जानते हैं सर जी जो है वो पॉलिटिक्स तो हर चीज़ में कर ही लेते हैं, लेकिन सर जी कितनी भी पॉलिटिक्स करें, कितना भी सीएए के विरोध में बोलें, कितना भी झूठ बोलें, कितना भी रोहिंग्याओं के साथ में जो उन्होंने किया है, इलीगल रोहिंग्याओं को चारों तरफ बसाया है दिल्ली के, इलीगल बांग्लादेशियों को चारों तरफ बसाया है दिल्ली के, उसको इग्नोर करके और जो बिल्कुल लेजिटिमेट तरीके से जो आए हैं और जिनको भारत का कानून प्रश्रय देता है, आखिरकार जो लोग पाकिस्तान में थे, जो लोग बांग्लादेश में थे, उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं मांगा था, वे वहाँ पर अखंड भारत की मांग कर रहे थे। ऐसे अखंड भारत की मांग करने वाले योद्धा और उनकी संतानें जो हैं उनको भारत में आने का, भारत में रहने का पूरा अधिकार है। और ये केवल इन 36,000 की बात नहीं है, जो भी आना चाहेंगे, जी हाँ ये ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड इसलिए है क्योंकि एक ये पैक्ट है, लियाकत नेहरू पैक्ट। ठीक से लोग पढ़ें, केवल सीएए ना पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।